लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमानों को हम माने तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इसे गलत करार दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि नतीजे बिल्कुल उलट होंगे। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. तो समाजवादी पार्टी ने भी एग्जिट पोल के अनुमानों को नकार दिया। उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा फेल हुआ है। एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। वहीं एग्जिट पोल पर अब सवाल उठा रहा विपक्ष पर एनडीए भी हमलावर है और इसे इंडिया गठबंधन की हताशा बता रहा है। बीजेपी ने आईएनडीआईए गठबंधन के दावों पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने कहा ईवीएम के बल पर ही बीजेपी जीत सकती है। जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जनता के जनादेश को स्वीकारे, कल उनके थोपड़ा साफ हो जाएंगे। वहीं यूपी के मंत्री और एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 400 पार होंगे। जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को, अब देखिए कि 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। इधर चुनाव के नतीजों से पहले गिनती की प्रक्रिया को लेकर घमासान मचा हुआ है। ईवीएम पर संदेह जताते आ रहे विपक्ष ने अब पोस्टल बैलेट को मुद्दा बनाया है। और रविवार को आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी। विपक्ष का कहना था कि वोटों की गिनती के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग से निष्पक्ष रहने की अपील की, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। विपक्ष के बाद बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और काउंटिंग के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस से सबूत मांगा। दरअसल जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने कई जिलाधिकारियों से फोन पर बात की है, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए जयराम रमेश से अब जवाब मांगा है। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। कल होने वाली मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा में विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता पहरा देते दिखाई दिए। लखनऊ में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर एक तरफ जहां सुरक्षा बल के जवान निगरानी कर रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी नजर बनाए हुए थे। स्ट्रांग रूम्स के बाहर विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर लोकसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टीमें बनाकर रात भर ईवीएम की सुरक्षा में लगे रहे। कुछ बेईमानी की गई थी, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में
पार्टी द्वारा निर्देश है कि अब सभी लोग ईवीएम रक्षा के लिए स्वयं लगें। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती वो इसी तरह ईवीएम की सुरक्षा में लगे रहेंगे। मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार न सिर्फ वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बल्कि इस बार का चुनाव काफी शांतिपूर्ण भी रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 31 करोड़ 20 लाख थी। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव प्रक्रिया में 68,000 से ज्यादा निगरानी दल थे, जिनमें 1.5 करोड़ पोलिंग और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। चुनाव के दौरान करीब 4 लाख गाड़ियां, 135 विशेष ट्रेनें और करीब 1700 हवाई उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने दावा किया कि इस बार सिर्फ 39 जगहों पर ही पुनर्मतदान कराए गए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 540 जगहों पर पुनर्मतदान हुए थे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि चुनाव के वक्त न सिर्फ मनी पावर पर शिकंजा कसा गया बल्कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर आम नेताओं तक के हेलीकॉप्टर्स को चेक किया गया। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि चुनावों के दौरान ना तो कहीं साड़ी बटी, ना कुकर और ना ही पैसा, क्योंकि इस बार ऐसी घटनाओं पर कड़ी निगरानी रही और यही वजह रही कि इस बार बड़े पैमाने पर पैसों की रिकवरी हुई। 10,000 crores and we want to thank everybody. This is all because a gain of 2.5 years constant work. मतदान के दौरान आरोप लगाए गए थे कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ही हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। चुनाव आयोग ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मंत्री हो या कोई नेता, सबकी गहनता से जांच की गई। कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो कि हमारे लोकतंत्र की ताकत है। पूरा देश चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आने वाले कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे और इस बीच एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत के अनुमान के बाद जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसके लिए कहीं मिठाइयां बनाई जा रही हैं तो कहीं सजावट की जा रही है। एग्जिट पोल के बाद से ही बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आया और वो मतगणना से पहले ही जश्न की तैयारियों में जुट गए। इसके लिए पटना में 400 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की बढ़त को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, ये पटना में बीजेपी के 400 पार के नारों के बीच ही 400 किलो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई में भी दिखा। वहां गिरगांव इलाके में बीजेपी नेताओं ने देसी घी के 10,000 लड्डू बनवाए ताकि रिजल्ट के बाद लोगों का मुंह मीठा कराया जा सके। बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जश्न की तैयारियां करते नजर आए। लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में नए झंडे लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मतगणना से पहले लखनऊ में फूलों की डिमांड भी बढ़ गई। फूलों की बड़ी डिमांड से व्यापारी भी काफी खुश नजर आए। लोकसभा चुनावों पर पड़ोसी देश चीन की भी नजर है और एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना पर चीन को भारत से बेहतर संबंधों की उम्मीद है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल में बन रही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर एक लेख जारी किया, जिसमें लिखा कि पीएम मोदी के सत्ता में फिर से आने से भारत और चीन के बीच रिश्ते भी सुधरेंगे। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने चीन के एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और अधिक मजबूत होगी। एग्जिट पोल को लेकर विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जीत से भारत की घरेलू और विदेश नीतियां जारी रहेंगी और पीएम मोदी से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखने की उम्मीद है। वहीं भारत चीन संबंधों पर चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन और भारत के बीच टकराव बढ़ने की संभावना नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की तरफ से हाल ही में दिए गए बयान की भी चर्चा हुई, जब मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ मांगी गई। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी और नरेंद्र मोदी के कटआउट को सामने रखकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अल्लाह से दुआ की। इस दौरान वहां लड्डू के भी इंतजाम किए गए और मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले कटआउट को लड्डू खिलाती नजर आईं।
मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बने, इस वजह से हम लोग मोदी जी को भी मिठाई खिला रहे हैं। इसके बाद सभी महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया तो और आगे मोदी जी की सरकार बने मिठाई खाने से पहले। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है और उन्हें ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं से छुटकारा मिला है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार मोदी जी फिर से आएं और हम लोग की फिर से मदद करें। 2 महीने से हम लोगों ने सब मुस्लिम महिलाओं ने इकट्ठा होकर सबके घरों में जाकर हम लोगों ने मेहनत करी है, सबको जागरूक किया था। बस उसी का जो है नतीजा आने वाला है। महिलाओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ किया है और इसीलिए वो तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखना चाहती हैं। और चुनाव के नतीजों से पहले बंगाल के 2 बूथ पर आज दोबारा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्रों के एक बूथ पर आज दोबारा मतदान हुआ और सुबह 7 बजे से ही इन दोनों बूथों पर वोटिंग हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान मथुरापुर लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 26 पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। लोगों ने लंबी लंबी कतार में लगकर वोटिंग की। दरअसल बंगाल के इन दोनों बूथों पर 1 जून को मतदान हुआ था और दोनों बूथों पर बीजेपी ने गड़बड़ी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान करवाया है। चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच बैठक को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। दावा किया जाने लगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगे। वहीं कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। वहीं इस बात की भी अटकलें लगाई गईं कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर बीजेपी अपनी पार्टी के किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि 24 के रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार को दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी खुलकर कुछ नहीं बता पाए। किस कारण से गए, व्यक्तिगत दायित्व है, क्या कारण है, इसकी मुझे औपचारिक जानकारी नहीं। चूंकि नीतीश कुमार की शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी थी, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ फोन पर ही बात हो पाई और नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात के लिए उनके आवास नहीं गए। इसलिए इन अटकलों को और हवा मिली कि नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत से दिल्ली कूच करने का मन बना रहे हैं।